आपकी क्लास 9th का रिवीजन लेक्चर है। वन शॉट रिवीजन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चैप्टर यहाँ पे हमारा जो है वो है जैव विविधता। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। कोशिका और ऊतक का वन शॉट हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, आप वो क्लासेस देखिए और वहां पर चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर आज की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें क्लियर करेंगे। जैव विविधता है चैप्टर का नाम, स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब जैव विविधता चैप्टर का नाम है, जैव विविधता क्या होता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जैव विविधता की अगर आप बात करो तो जैव विविधता में आप जैव से यहाँ पर समझ सकते हो कोई जीव, और विविधता से समझ सकते हो यहाँ पर विभिन्नता। जैव विविधता को ही आप क्या कर लो, दो भागों में तोड़ लो और इन्हीं भागों को तोड़ करके आप चीजें क्लियर कर सकते हो। जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब विभिन्नता। जीव में आप यहाँ पर एक तरफ मानव को ले सकते हो, ठीक है, एक और जीव यहाँ पर आप गाय ले सकते हो, और कोई एक और जीव ले सकते हो पादप। आप जानते हो ये तीनों क्या है, जीव ही है। लेकिन अगर आप इनको जब देखोगे तो ये तीनों ही एक दूसरे से क्या होंगे, विभिन्न होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। और जीवों का एक दूसरे से विभिन्न होना, अलग होना ही जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता यानी जीवों का एक दूसरे से अलग होना। डेफिनेशन देखते हैं अब जैव विविधता की। जैव विविधता यानी प्रकृति में हमारे बहुत तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, और ये जंतु और पादप एक दूसरे से क्या है, भिन्न है देखने में। और एक दूसरे से देखने में भिन्न होना, एक दूसरे से अलग होना ही क्या है, जैव विविधता कहलाता है। दूसरा पॉइंट भी यही चीज है कि भाई एक दूसरे से ये भिन्न है, एक दूसरे से अलग होना ही जैव विविधता कहलाता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, चीजें हमने क्लियर अप कर ली। अब विभिन्नता हमने पढ़ ली, जैव विभिन्नता क्या है, जैव विविधता क्या है, ये चीजें हमने जान ली। जैव विविधता के बाद हम यहाँ पर चीजें पढ़ेंगे, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण की आखिर जरूरत ही हमें क्यों पड़ी। वर्गीकरण से अगर आप समझो तो सभी जीव एक दूसरे से क्या है, अलग है, और इनका अलग अलग होना क्या है, हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अगर हम स्टडी के पर्पस से जाएंगे कि जीवों को चलो हम पढ़ लेते हैं, तो ये एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग है कि हम क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक जीव को पढ़ने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। और इसीलिए वर्गीकरण नाम का एक शब्द यहाँ पर आया कि सभी जीवों को उनकी विभिन्नता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। यानी अगर कोई जीव विभिन्न है दूसरे जीव से तो उसको एक वर्ग में रखा गया, और उस वर्ग में उससे रिलेटेड सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। वर्गीकरण हमारी स्टडी को क्या करता है, इजी बनाता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वर्गीकरण के लिए सभी जीव उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और इनको विभिन्न आधारों और गुणों के आधार पर इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। और यही बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण क्यों जरूरी हुआ, वर्गीकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वर्गीकरण करने के बाद हमारे लिए जीवों के स्टडी करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो वर्गीकरण से हम सभी जीवों को क्या कर सकते हैं, एक ही वर्ग में घुस करके पढ़ सकते हैं। अगर एक वर्ग में एक तरीके के जीव रखे गए हैं तो हम उनसे क्या कर लेंगे, एक ही बार में उनसे रिलेटेड जानकारी हासिल कर लेंगे। तीसरा है, ये जीवों के पारस्परिक संबंधों को भी यहाँ पर बताता है। यानी जीव एक दूसरे के साथ मित्रता में है, दुश्मनी में है, या जीवों के साथ उनके दूसरे जीवों के कैसे संबंध है, वर्गीकरण में हम ये सारी चीजें भी पढ़ सकते हैं। तो वर्गीकरण क्यों जरूरी है और वर्गीकरण क्या है, ये चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। अब वर्गीकरण हम जिस साइंस में पढ़ते हैं उनको क्या कहेंगे, जैसे आप जीवों से रिलेटेड सारी चीजें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में पढ़ते हो, वैसे ही वर्गीकरण से रिलेटेड सारी चीजें हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। और टैक्सोनॉमी के जो जनक है वो कहा गया है कार्ल लिनियस नाम के साइंटिस्ट को। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नाम पद्धति की पहचान व वर्गीकरण करते हैं उनको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी के जो जनक है वो कौन से हो जाएंगे, कार्ल लिनियस हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पर
पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नाम पद्धति दी गई, वर्गीकरण कैसे आगे बढ़ा। तो वर्गीकरण जानने से पहले आप ये जान लो कि सभी प्रकार के जीव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल लें, अगर हम अपने आप को हिंदी में मानव कह रहे हैं, इंग्लिश में हम ह्यूमन हो जाएंगे, एक मानव की और हिंदी होती है मनुष्य। अब यहाँ पर आगे अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो और अलग अलग नामों से हमें बुलाया जाने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, हम क्षेत्र बदल रहे हैं, हमारे नाम बदल रहे हैं, लेकिन बात तो एक ही हो रही है, ह्यूमन की ही हो रही है। इतने सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने नेमिंग सिस्टम निर्धारित की, यानी कि द्विनाम पद्धति यहाँ पर उन्होंने निर्धारित की। द्विनाम पद्धति के द्वारा ये बताया गया कि जितने भी जीव है, चाहे क्षेत्रीय भाषा में उनको अलग अलग क्यों ना कहा जा रहा हो, लेकिन उनका एक फिक्स नाम होना चाहिए। वो जो फिक्स नाम है वो सभी क्षेत्रों में मान्य होना चाहिए, और उस नाम को हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। अब द्विनाम है यानी नाम को कितने खंडों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इनके कुछ नियम भी हैं और इस नियम को हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये थियरी एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहा है विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिससे क्या होती थी, उनके अध्ययन में परेशानी होती थी। इसीलिए इन्हीं कठिनाइयों को हल करने के लिए द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया गया। द्विनाम पद्धति सबके लिए ही मान्य है, सभी क्षेत्रों में मान्य पद्धति है। और द्विनाम पद्धति के जो जनक है, द्विनाम पद्धति जिन्होंने दी थी वो थी कौन, साइंटिस्ट कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की थी। द्विनाम पद्धति से रिलेटेड चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। अब हम द्विनाम पद्धति के नियम की तरफ जाते हैं। नाम से समझ में आ रहा है द्विनाम पद्धति है यानी 2 भागों में नाम को यहाँ पर बांटा गया है। पहला जो नाम होगा वो होगा वंश, दूसरा नाम होगा जाति। वंश जब लिखा जाएगा उसके बाद ही जाति लिखी जाएगी, यानी जो वंश का नाम है वो जाति से हमेशा पहले होगा। वंश जब भी हम लिखेंगे तो वंश का पहला लेटर कैपिटल होगा, और जाति जब हम लिखेंगे तो जाति का पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। वंश और जाति को अगर हम कंप्यूटर फॉर्म में लिख रहे हैं, टाइपिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, वो इटैलिक में लिखी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उन्हें अपने हाथ से किसी पेपर पर लिख रहे हैं, किसी बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो उनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। भाई ये हमारे नियम है, सामने आपको लिखे हुए फॉर्म में भी यही सारी चीजें बताई गई हैं। एक बार हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण की तरफ चलते हैं। 3 यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तीनों यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक नाम है। सबसे पहला यहाँ पर जो मैंगीफेरा है, ये कौन सा नाम है, ये वंश है, ठीक है। और इंडिका यहाँ पर क्या है, जाति है। इसी तरीके से पहला होमो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंश, और सैपियंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। फिर हमारा पैंथेरा क्या हो गया, वंश हो गया। टिग्रिस भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। यानी हमने नाम को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले वंश लिख लिया, उसके बाद जाति लिखी। वंश का पहला लेटर आप देखोगे सब में ही क्या है, कैपिटल है, और जाति का पहला लेटर सब में स्मॉल है। इसे हम हाथ से लिखेंगे तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से। हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, अगर टाइपिंग फॉर्म में लिखेंगे तो इटैलिक वर्ड में इसको लिखना पड़ेगा। अब ये किसके साइंटिफिक नाम है हम ये भी देख लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका जो है वो आम का वैज्ञानिक नाम होता है, मैंगो का वैज्ञानिक नाम होता है। होमो सैपियंस मानव यानी मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है, वहीं पैंथेरा टिग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहां से हमारा क्या हो गया, द्विनाम पद्धति क्लियर हो गया। द्विनाम पद्धति क्यों दिया गया, उसके नियम क्या है, और एग्जाम्पल के आधार पर हमने चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली।
खत्म हुआ हमारे यहाँ से नेमिंग सिस्टम। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि वर्गीकरण कैसे दिया गया, कैसे कैसे शुरुआत हुई वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की अगर आप बात करो, सबसे पहले अरस्तु ने जीवों को बांटना शुरू किया। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी विचारक थे जिन्होंने जीवों को उनके निवास स्थान पर वर्गीकृत किया। निवास स्थान में इन्होंने बताया कि जो जीव होते हैं स्थल पे रह सकते हैं, जल में रह सकते हैं और वायु में रह सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया, यानी स्थल में रहने वाले जो जीव हैं इनको इन्होंने नाम दिया कि ये कैसे हैं? स्थलीय हैं, यानी ये कैसे जीव है? स्थल पर रहने वाले हैं। जल में रहने वालों को इन्होंने नाम दिया जलीय जीव, यानी ये जल में रहने वाले जीव हैं। वायु में रहने वाले को वायवीय जीव इन्होंने बोला। यानी निवास स्थान के आधार पर अरस्तु ने जीवों को क्या किया? अलग अलग कैटेगरी में बांटा। लेकिन ये सही नहीं था। लोग ये जानने लग गए कि भाई रहने के आधार पर तो हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, उनके भोजन बनाने के तरीके, उनके प्रजनन करने के तरीके, उनके कोशिकाओं की संरचना, इन सारी चीजों पर भी तो हमें इनको अलग करना होगा। तो इस वजह से दूसरे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने क्या किया? वर्गीकरण की दो जगत प्रणाली प्रस्तुत की। दो जगत प्रणाली इन्होंने 1758 में प्रस्तुत की थी और इन्होंने जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया, पौधे और जंतु। पौधे स्वपोषी थे, यानी इन्होंने बताया जितने भी जीव अपना भोजन खुद बनाएंगे, यानी यहां हम लिख दे रहे हैं जितने भी जीव अपना भोजन खुद बनाएंगे वो सारे ही स्वपोषी जीव होंगे और उन्हें हम पादप में रखेंगे। और जितने भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे, ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करेंगे, उन सब को हम बोलेंगे परपोषी जीव और वो कहे जाएंगे जंतु। यानी इन्होंने भोजन बनाने के तरीकों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। स्वपोषी, परपोषी। जो खुद अपना भोजन बना रहे हैं वो हो जाएंगे स्वपोषी, वो आएंगे प्लांट्स में यानी पौधों में। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं वो हो जाएंगे परपोषी और वो आएंगे किसमें? जंतु में। यहाँ पर ये इस वजह से मान्य नहीं थी क्योंकि प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आप कीट भक्षी पादप भी कहते हो। और यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चंस भी उठने लगे कि कोशिका के संगठन के आधार पर तो आपने बताया ही नहीं कि जीवों को हम कैसे बांटेंगे। तो सबसे मान्य जो वर्गीकरण का जगत की पद्धति है, सबसे मान्य जो नियम है वो दिया था साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। 5 जगत प्रणाली में उन्होंने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया और इसके लिए इन्होंने जो आधार माना था कि हम निवास और भोजन के आधार पर जीवों को नहीं बांटेंगे, हम उनको बांटेंगे कुछ अलग चीजों के आधार पर। कोशिकीय संरचना, पोषण के तरीके, प्रजनन, थैलस का संगठन और उनके जातियों के साथ संबंध के आधार पर जीवों को उन्होंने बांटना शुरू किया। सबसे पहले कोशिकीय स्तर की अगर आप बात करो तो ये देखकर उन्होंने वर्गीकरण किया कि कोशिकाओं के बने हुए हैं जीव या फिर ऊतक के बने हुए हैं या फिर अंग उनमें संरचना कर रहा है या फिर उनमें अंग तंत्र विकसित है। ये कोशिकीय स्तर का संगठन हो गया। दूसरा पोषण के तरीके। पोषण के तरीके पे अगर आप यहाँ पर आओ तो ये स्वपोषी है या परपोषी है, ये भी इन्होंने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रजनन के तरीके देखा कि ये सेक्सुअल है यानी लैंगिक जनन कर रहे हैं या अलैंगिक जनन कर रहे हैं, इसके आधार पे भी वर्गीकरण किया। थैलस संगठन यानी उनकी बॉडी जो है वो किस तरीके के डेवलपमेंट में है, क्या थैली जैसी संरचना है या पूरी तरीके विकसित संरचना है, इस तरीके का भी इन्होंने यहाँ पर संगठन देखा। जाति वृत्ति संबंध यानी दूसरे जीवों के साथ उनका कैसा संबंध है, ये चीजें भी उन्होंने यहाँ पर निर्धारित की। यानी सबसे सही और अभी तक पढ़ी जाने वाली जो पद्धति है, जो जगत प्रणाली है, वो 5 जगत प्रणाली है जिसे दिया था साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने। इन्होंने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। 5 जगत के इन्होंने जो मापदंड दिए थे वो थे कोशिका की संरचना, पोषण के तरीके, प्रजनन, थैलस संगठन, जाति वृत्ति संबंध। चीजें हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें करके पढ़ ली है।
आगे इनके डिटेल भी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 जगत प्रणाली की अगर बात करो, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत जो दिए थे वो कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। 5 जगत जो थे उनके, वो पहला था कौन सा, मोनेरा। मोनेरा में इन्होंने सभी प्रकार के किसको रखा, सभी प्रकार के जीवाणु रखे, ठीक है। प्रोटिस्टा में इन्होंने सभी प्रकार के एक कोशिका से बने हुए जीव रखे, ठीक है, एक कोशिका से बने हुए जीव रखे, लेकिन ये कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को आर.एच. व्हिटेकर ने प्रोटिस्टा में रखा। फंजाई में सभी प्रकार के कवक को रखा, प्लांटी में सभी प्रकार के पादप को रखा, और एनिमेलिया किंगडम में सभी प्रकार के जंतु को इन्होंने वर्गीकृत किया। तो ये इन्होंने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने क्या किया, जीवों को 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है, कैसे हम वर्गीकरण को लिख सकते हैं। क्या हम सिर्फ द्विनाम पद्धति के आधार पर जीनस और स्पीसीज यानी जाति और वंश में ही लिखेंगे, या फिर इनके और भी आधार है। तो वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है उसमें आप यहाँ पर जगत लिखोगे, जगत के बाद फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये इनके पदानुक्रम होते हैं। वर्गीकरण के पदानुक्रम में यहाँ पर चीजें आपसे अगर पूछी जाएंगी तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति करके लिखोगे। द्विनाम पद्धति में आपको सिर्फ इन्हीं दोनों से मतलब है, वंश और जाति से मतलब है। यहाँ पर चीजें हम जीव जगत में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, वर्गीकरण के आधार के लिए चीजों को जगत में बांटा गया है। तो इस क्लास में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो ये वाला पार्ट होगा, जगत वाला पार्ट होगा। आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी उसमें हमने 5 जगत के नाम पढ़ लिए हैं। अब हम उसको पढ़ने से पहले इन्होंने क्या क्या चीजों को आधार माना वो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वर्गीकरण का आधार क्या है, जो आर.एच. व्हिटेकर ने अपने इन वर्गों को डिवाइड करने के लिए लिया था। सबसे पहले उन्होंने जीवों का क्या देखा, कोशिका के प्रकार देखे, किस प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हैं। क्या जीव प्रोकैरियोटिक हैं, कैसे हैं, कैरियोटिक कोशिका के बने हुए हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या उनकी है, यानी इमेच्योर कोशिका है, प्रिमिटिव टाइप की कोशिका है, पुरानी कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं विकसित है। या फिर उनकी कोशिकाओं का जो संगठन है वो किस तरीके का है, यूकैरियोटिक है। यानी पहला जो उन्होंने कोशिकाओं के प्रकार लिया उनमें इन्होंने ये देखा सबसे पहले कि जो भी जीव हैं वो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए हैं या फिर यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए हैं। कोशिका के प्रकार में इन्होंने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखी। दूसरा इन्होंने जो दिया वो था कोशिका का संगठन कैसा है, क्या सिर्फ जीव कोशिकाओं के ही बने हुए हैं या फिर जीव डेवलप होके ऊतक में क्या कर गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं, उनका शरीर ऊतक विकासी स्तर का है, या फिर उनका जो शरीर है वो अंग के आधार पर क्या है, वर्गीकृत है, या फिर वो बढ़ के क्या हो गया है, अंग तंत्र बना चुका है। यानी कोशिकाओं का जो संगठन है, कोशिकीय संगठन है, ऊतक स्तरीय संगठन है, अंग स्तरीय संगठन है या अंग तंत्र स्तरीय संगठन है, ये भी उन्होंने देखा अपने वर्गीकरण में। तीसरी तरफ अगर जाएंगे तो कह रहा है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना उनकी कैसी है, क्या वो पूरे एक कोशिका के बने हुए हैं, क्या वो पूरे एक कोशिका के बने हुए हैं जिन्हें आप एक कोशिकीय जीव कहते हो, या फिर वो एक से अधिक कोशिका के बने हुए हैं, क्या एक कोशिका के हैं या एक से अधिक
कोशिका के बने हुए हैं, जिन्हें आप बहुकोशिकीय जीवों के नाम से भी जानते हो। तो इन्होंने शारीरिक संरचना में ये चीजें देखी। नेक्स्ट यहाँ पर भोजन प्राप्त करने के तरीके में इन्होंने देखा कि क्या जीव स्वपोषी पोषण कर रहे हैं, यानी अपना भोजन खुद प्राप्त कर रहे हैं, या फिर अपने भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, परपोषी टाइप का इनका पोषण है। तो ये सारे इनके आधार थे जिनके जरिए इन्होंने जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया। तो हमने यहाँ पर व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली में कौन कौन से इनके आधार थे वो चीजें क्लियर अप कर ली। अब हम बढ़ेंगे अपने सबसे विस्तृत लाइनअप पे, जो कि है वर्गीकरण में कौन कौन से जगत है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इतने यहाँ पर क्या हो गए हमारे, इतने यहाँ पर जगत हो गए। इन जगत को अब हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। चीजें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, इजी लैंग्वेज में समझाई जाएंगी। सबसे पहले जगत की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में सभी प्रकार के जीवाणु आते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। अब जीवाणु कैसे होते हैं याद करिए, एक कोशिका के बने होते हैं। उनका पूरा शरीर किसका बना है, एक कोशिका का बना हुआ है। और कोशिका का जो संगठन है वो कैसा तरीके का है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। मोनेरा में जितने भी जीव आएंगे वो सारे ही जीवाणु होंगे, एक कोशिका के बने होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उनमें। तो मोनेरा किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, मोनेरा जगत की तरफ बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सभी एक कोश की जीव होते हैं, जितने भी जीव इसमें होंगे सब एक कोशिका के बने होंगे। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें, न्यूक्लियस विकसित नहीं होगा, कोई भी मेम्ब्रेन से ढके हुए ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे, निश्चित केंद्रक नहीं होता है, पोषण स्वपोषी भी हो सकता है, परपोषी भी हो सकता है, यानी ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं, दूसरे जीवों पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर हो सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण में क्या क्या है, बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है, नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ से बीच से कॉमा हटा भी सकते हो। तो नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल एक ही है। अंग्रेजी में से ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया यानी जीवाणु ले सकते हो, साइनोबैक्टीरिया ले सकते हो जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं, माइकोप्लाज्मा ले सकते हो। ये सारे मोनेरा जगत के जीव होते हैं जो एक कोशिकी हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं है, पोषण का तरीका स्वपोषी और परपोषी दोनों है। मोनेरा जगत कंप्लीट होता है। यहाँ से डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर बैक्टीरिया इसके क्या किए गए हैं, डायग्राम लगाए गए हैं, चीजें आपको क्लियर अप हो जाएंगी। एक जगत कंप्लीट, मोनेरा जगत यहाँ पर कंप्लीट। मोनेरा जगत के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत की अगर आप यहाँ बात करोगे, सभी जीव एक कोशिका के बने होंगे। कोशिका स्तर जो इनका होगा यूकैरियोटिक होगा। इनमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नाम के धागे जैसी संरचना होगी। यहाँ पर पोषण का तरीका स्वपोषी भी हो सकता है, परपोषी भी हो सकता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप एक कोशिकीय शैवाल लिख सकते हो, यहाँ पर आप प्रोटोजोआ लिख सकते हो, अमीबा लिख सकते हो, पैरामीशियम लिख सकते हो, यूग्लिना लिख सकते हो। ये सारे ही जीव क्या होंगे, प्रोटिस्टा किंगडम में आएंगे। पहला पॉइंट है सभी एक कोश की जीव होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। पोषण जो होगा स्वपोषी परपोषी होगा। उदाहरण एक कोश की शैवाल, डायटम्स, प्रोटोजोआ, ये सारे ही क्या हो जाएंगे, प्रोटिस्टा जगत में इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ अमीबा है, ये अमीबा हमारा प्रोटिस्टा जगत में आता है। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा जगत में है। क्लेमाइडोमोनास हमारा क्या है, शैवाल है, और ये एक कोशिकीय शैवाल होता है जिसे हम प्रोटिस्टा जगत में इंक्लूड करते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, फंजाई में। फंजाई किंगडम की बात करेंगे। फंजाई यानी कवक जगत की अगर हम बात करेंगे तो ये सारे ही होते हैं बहुकोशिकीय जीव, लेकिन सिर्फ ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो एक कोशिका का बना होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है भाई।
एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा में, बहुकोशिकीय सारे ही जीव यहाँ पर फंजाई में आएंगे जो कि मृत जीवी पोषण करेंगे, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। लेकिन केवल कवक ऐसा जीव है जो कि यहाँ पर कवक में क्या, कवक में हमारा हो जाएगा ईस्ट ऐसा जीव है जो कि एक कोशिकीय होगा। ये यहाँ पर यूकैरियोटिक संरचना में होगा, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगे। फंजाई एक बार फिर से देखते हैं, कवक जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव आएंगे, केवल ईस्ट ऐसा कवक जगत में है जो कि एक कोशिकीय होता है। यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका प्रेजेंट होती है, परपोषी पोषण होता है और सबसे इंपॉर्टेंट परपोषी पोषण में भी ये मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं। तो कैसे हो गए, ये मृतोपजीवी जीव हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर कोशिका भित्ति यहाँ पर प्रेजेंट होती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। फंजाई किंगडम कवक जगत की बात करें, सबसे पहले मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं, केवल ईस्ट एक कोशिकीय होगा। यूकैरियोटिक कोशिका होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहाँ पर परपोषी पोषण होता है, मेनली ये मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण पेनिसिलिन, एस्परजिलस एगैरिकस, ये सारे कवक जगत के उदाहरण हो जाएंगे। तो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा और कवक, ये तीनों जगत यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सबसे बड़े जगत की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा जगत है यहाँ पर पादप जगत, उसके बाद उससे भी बड़ा जगत है भाई अपना क्या, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। यही दोनों जगत यहाँ पर हमें और ध्यान से पढ़ने हैं। पादप जगत की अगर आप यहाँ पर बात करो, सभी तरीके के प्लांट्स हमारे पादप जगत में आएंगे। पादप जगत के जितने भी जीव हैं वो बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका होगी, कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि भोजन बनाने का काम करेगा। हरे रंग का यहाँ पर वर्णक होता है क्लोरोफिल, स्वपोषी पोषण होगा। कोशिका भित्ति की बात करोगे तो वो सेल्यूलोज का बना हुआ होगा। उदाहरण में कोई भी प्लांट, आम, नीम, कटहल, कोई भी प्लांट आप ले सकते हो, ये सारे पादप जगत में आएंगे। तो पादप जगत की यहाँ पर किंगडम हम स्टार्ट करते हैं, लंबा है, चीजें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पादप जगत की नॉर्मल चीजें हमने क्लियर कर ली यहाँ पे कि पादप जगत क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पादप जगत के कितने प्रकार होते हैं। पादप जगत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। दो यहाँ पर प्रकार हैं, क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस। हिंदी में क्रिप्टोगैमस को अपुष्पक कहा जाता है, फेनेरोगैमस को कहा जाता है सपुष्पक। अपुष्पक और सपुष्पक दो यहाँ पर भागों में पादप जगत को बांटा गया है। अपुष्पक नाम से समझ में आ रहा है जिसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे, सपुष्पक यानी कि जिसमें पुष्प उपस्थित होंगे। एक और है क्रिप्टोगैमस में ऐसे पौधे बनते हैं जो हमेशा बीज रहित होंगे और फेनेरोगैमस में बीज वाले पौधे होंगे। यानी क्रिप्टोगैमस में पुष्प भी नहीं है, बीज भी नहीं है। फेनेरोगैमस में पुष्प भी प्रेजेंट है, बीज भी प्रेजेंट है। दो भाग हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमस यानी अपुष्पक पादप की तरफ बढ़ेंगे। क्रिप्टोगैमस की अगर आप बात करो तो उसमें तीन प्रकार के यहाँ पर चीजें पढ़ेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैमस यानी सपुष्पक में यानी बीज वाले पादप में हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जिन्हें अनावृत बीजी और आवृत बीजी नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमस की तरफ चलते हैं जिसमें बीज रहित पादप पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला वर्ग यहाँ पे हमें पढ़ना है जो कि है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की अगर आप यहाँ से बात करो तो ये सबसे निम्न किस्म का पादप होता है, सबसे छोटे किस्म के पादप होते हैं। थैलोफाइटा यानी थैलस जैसा स्ट्रक्चर, थैली जैसा स्ट्रक्चर। इसमें प्लांट में कोई भी स्टेम नहीं प्रेजेंट होगा यानी तना नहीं होगा, पत्ती नहीं होंगे, जड़ नहीं होंगे, थैले जैसी संरचना होगी इनकी। भोजन ये अपना खुद ही बनाएंगे और यहाँ पर कोई भी संवहन ऊतक भी नहीं प्रेजेंट होगा। संवहन ऊतक की अगर हम बात करें, संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं भाई, ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के संवहक ऊतक हैं जो प्लांट में क्या करते हैं, जल और भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने का काम करते हैं। लेकिन थैलोफाइटा में कोई भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें ज्यादातर हम क्या चीजें देखने को मिलेंगे, हमें शैवाल देखने को मिलेंगे, और ये सारे ही कैसे जीव होंगे, जलीय होंगे। इनमें जितने भी पादप हमें देखने को मिलेंगे निम्न श्रेणी के, वो सारे ही जलीय जीव होंगे। उदाहरण में यहाँ पर स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स नाम के शैवाल दे रखे हैं। यहाँ डायग्राम आपको लगा रखा है, ये है स्पाइरोगाइरा का स्ट्रक्चर। स्पाइरोगाइरा एक प्रकार का शैवाल है जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसमें कोई भी संवहन ऊतक नहीं प्रेजेंट होंगे, जड़ तना पत्ती में इनके भाग विभाजित नहीं होंगे। तो थैलोफाइटा हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। थैलोफाइटा में सिर्फ इतनी ही चीजें आपको लिखनी है और समझनी है। दूसरी तरफ चलेंगे है हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो सरलतम पादप है। निम्न श्रेणी के बाद सबसे सरल तरीके के जो पादप आते हैं वो होंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं होंगे, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, जल और भोजन को स्थानांतरित करने के लिए कोई भी अलग से ऊतक तंत्र नहीं विकसित होंगे। पादप जगत की अगर हम बात करें तो इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे पादप होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पादप जगत में क्या होता है, इन्हें उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये भूमि पर भी पाए जाते हैं और जल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, ये सारे क्या है, ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे टेरिडोफाइटा की तरफ। टेरिडोफाइटा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनमें पादप का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। संवहन ऊतक भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उदाहरण में यहाँ पर मॉर्सिलिया, फॉन और हॉस्टल नाम के पादप आएंगे। यानी सबसे पहला थैलोफाइटा पढ़ा। थैलोफाइटा निम्न श्रेणी के पादप हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे, जड़ तना पत्ती में शरीर नहीं बटे होते हैं। फिर हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा, थोड़े सरलतम टाइप के पादप होते हैं, इनमें भी संवहन ऊतक नहीं प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा की तरफ बढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती तीनों यहाँ पर पाए जाएंगे, संवहन ऊतक भी पाया जाएगा। यानी हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर कौन से भाग की तरफ बढ़ेंगे पादप के? हम बढ़ेंगे यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की तरफ। हमने क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस दो तरीके के भागों में डिवाइड किया था। क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस के आधार पर हमने यहाँ पर प्लांट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से वर्ग पढ़ने हैं, वो चीजें देखी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, जिसे हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म हिंदी में अनावृत बीजी पादप। अब ये सबसे विकसित प्लांट होते हैं, इनमें संवहन ऊतक पाया जाएगा। यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। पादप का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होगा, लेकिन इसमें जो बीज प्रेजेंट होंगे, जो सीड्स प्रेजेंट होंगी, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। इसी वजह से इन्हें नग्न बीजी कहा जाता है और इनमें फल और फूल दोनों नहीं पाए जाते, इसीलिए इन्हें बिना फल व फूल के पादप भी कहते हैं। ये एक बहुवर्षीय पादप है, सदाबहार है और काष्ठीय, यानी कि इसमें लकड़ियां भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगी। उदाहरण में पाइनस और साइकस, ये दो इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ हमारा जो अनावृत बीजी है, जिम्नोस्पर्म है, एक बार फिर से क्लियर अप कर लेंगे। संवहन ऊतक पाया जाएगा, जड़, तना, पत्ती तीनों प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो बीज होंगे वो किसी भी कवरिंग से ढके नहीं होंगे, नग्न बीजी होंगे। फल व फूल नहीं पाए जा रहे हैं, फल व फूल यहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं। बहुवर्षीय है, काष्ठीय है, सदाबहार है और एग्जाम्पल में है पाइनस और साइकस। हमारा यहाँ से जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? बढ़ेंगे एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी की तरफ।
भाई ठीक है, प्लांट किंगडम अपना ये लास्ट वाले टॉपिक पे है, प्लांट किंगडम खत्म होने वाला है। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, जंतु किंगडम की तरफ, जंतु जगत की तरफ। तो प्लांट किंगडम फटाफट से क्लियर अप करते हैं। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, पुष्प उपस्थित होते हैं, इनको पुष्पीय पादप कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये पुष्पीय पादप है, यहाँ पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, संवहन ऊतक भी यहाँ पर पाया जाएगा, पादप भी पुष्पीय पादप कहलाते हैं, पुष्प भी प्रेजेंट होते हैं, फल व फूल भी यहाँ पर पाए जाएंगे। बीज जो होगा वो फल के अंदर होगा, और ये दो तरीके के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ऐसे प्लांट जिनके बीज पत्र में एक यहाँ पर पत्री हो, यानी जिनके बीज में एक बीज पत्र हो, वो एक बीजपत्री होते हैं। और ऐसे प्लांट जिनके जो बीज होते हैं उनमें दो ऐसे भाग होते हैं, वो कहे जाते हैं क्या, द्विबीजपत्री पादप। तो इनमें एक बीजपत्री भी आएंगे, द्विबीजपत्री भी आएंगे। उदाहरण है नीम और आम, ये सारे क्या है, पुष्पीय पादप है, यानी इनमें पुष्प प्रेजेंट है, फल यहाँ पर पाया जा रहा है, फूल भी निकल रहे हैं। जो इनके बीज हैं वो किनसे, फलों से ढके हुए हैं, फलों के अंदर होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पादप जगत भी। मोनेरा किंगडम पढ़ लिया, मोनेरा जगत पढ़ लिया, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया, कवक जगत पढ़ लिया, पादप जगत पढ़ लिया। भाई अब ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे जंतु जगत, जो इससे भी थोड़ा लंबा है। उसके बाद अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक यहाँ पर चीजें चार्ट के रूप में है, वो चीजें हम रिवाइज के तौर पर देख लेंगे। हम यहाँ पादप जगत की बात कर रहे हैं। क्रिप्टोगैमस में हम अपुष्पक पादप को लेकर आए हैं, जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। फेनरोगैमस में हम पुष्पक पादप को लेकर आए हैं, जिसमें क्या होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं और पुष्प भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपुष्पक पादप की बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टर्डोफाइटा हो जाएगा। और यहाँ पर पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगैमस में नग्न बीजी और आवृत्त बीजी दो प्रकार के पादप हो जाएंगे। आवृत्त बीजी में एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आएंगे। अब ये कंफ्यूज नहीं करेंगे कि थैलोफाइटा में मैम ने सिर्फ शैवाल बताया था, यहाँ तो कवक और जीवाणु भी आ रहे हैं। ये चीजें आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये यहाँ पर सिर्फ शैवाल यानी एल्गी तक ही होगा। यानी थैलोफाइटा में आपको सिर्फ शैवाल तक पढ़ना है, ब्रायोफाइटा हमने आपको चीजें एक्सप्लेन कर दी है, टेरिडोफाइटा भी चीज एक्सप्लेन हो गई है। पुष्पीय पादप की अगर हम बात करें, दो प्रकार के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो गया है, और नग्न बीजी पादप भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पुष्पीय पादप की अगर हम बात करें, पुष्प प्रेजेंट है, और अपुष्पीय पादप की बात करें जिसे नग्न बीजी कहा जा रहा है, यहाँ पर पुष्प प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी ये जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा गया है, ये बीज के आधार पर किया गया है। यानी बीज जिसमें प्रेजेंट होंगे वो इधर वाली श्रेणी में आएंगे, जिसमें बीज नहीं बनेंगे वो इस वाली श्रेणी में आएंगे। तो पादप जगत यहाँ से हमारा क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे एनिमेलिया किंगडम पे, जंतु जगत की तरफ। अब जंतु जगत के वर्गीकरण के बहुत सारे आधार लिए गए थे। कोशिका का स्तर लिया गया था, ऊतक का स्तर लिया गया था, अंग स्तर और अंग तंत्र का स्तर लिया गया था। यानी ऐसे जंतु जो कोशिका जिनके शरीर में है उनको कोशिकीय स्तर पे रख लिया गया, जिनके शरीर में ऊतक ही ऊतक है उनको ऊतक स्तर पे, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र स्तर पे इनको डिवाइड किया गया। तो जंतु जगत में वर्गीकरण के ये सारे आधार हैं, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब इनसे को जानने से पहले हमें ये चीजें भी जाननी है कि सममिति क्या होती है। कुछ यहाँ पर ऐसे साइंटिफिक टर्म यूज होंगे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पिछली वाली स्लाइड में हमने इनके वर्गीकरण के क्या आधार थे वो देख लिया। यानी कोशिका के, जिन जीवों के शरीर में सिर्फ कोशिकाएं उपस्थित हैं उनको एक तरफ रखा गया, जिनके शरीर में सिर्फ ऊतक उपस्थित है एक तरफ रखा गया, जिनके शरीर में अंग
डेवलपमेंट हो चुकी है उसको एक तरफ रखा गया, जिनके शरीर में अंग तंत्र वाला डेवलपमेंट है उनको एक तरफ रखा गया। तो ये वर्गीकरण के आधार हैं एनिमेलिया किंगडम में। अब यहाँ पर जो साइंटिफिक टर्म है उसमें सममिति देखनी है, यानी जीव का जो शरीर है अगर हम उनको दो भागों में बांट दे तो किन बराबर भागों में वो बट जाएंगे, इस आधार पर सममिति डिसाइड हुई है। और 3 प्रकार की सममिति पढ़नी है, असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। ये 3 प्रकार की सममितियां हमें समझनी होंगी। बहुत डाउट होता है इसमें कि सममिति क्या होता है। सममिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर उनके शरीर की बंटवारे करके देखेंगे कि भाई कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हमें सामने देखने को मिल सकते हैं। असममिति की अगर बात करो तो कह रहा है किसी भी केंद्र की अक्ष से गुजारने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। यानी ऐसे जीव अगर उनका कोई एक अक्ष निर्धारित कर ले, कोई एक बिंदु निर्धारित कर ले, वहां से कोई रेखा ऐसे खींचे, तो कोई भी रेखा, कहीं से भी रेखा आप खींचो, वो जीव को किसी भी बराबर भाग में नहीं बांटेगा। और ऐसा अगर होता है तो वो जो जीव होंगे वो असममिति वाले जीव कहलाएंगे, यानी उनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, असममिति है। दूसरा है अरीय सममिति। अरीय सममिति किसी भी केंद्र के अक्ष से गुजारने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी एक केंद्र की अक्ष, केंद्र से एक अक्ष निर्धारित कर लो आप, वहां से अगर आप कोई रेखा गुजारोगे तो वो 2 बराबर भागों में जीव को क्या कर लेगी, डिवाइड कर लेगी। ऐसी सममिति अरीय सममिति कहलाती है। तीसरा है द्विपार्श्व सममिति। जब केवल किसी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांट दे तो वो होता है द्विपार्श्व सममिति। किसी एक केंद्र की अक्ष से अगर हम शरीर को काटें और 2 बराबर भागों में वो बट गया तो द्विपार्श्व सममिति हो जाएगी। दूसरे प्रकार की सममिति हम यहाँ पर देखेंगे जिसे हमने कहा है अरीय सममिति। ये वाला डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर एक केंद्र के अक्ष डिसाइड किया गया है और किसी भी तरफ से हम यहाँ पर रेखा खींच रहे हैं तो जीव का शरीर क्या है, 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जा रहा है और ये दोनों अलग अलग भाग कैसे हैं, एक दूसरे से बराबर है। इस प्रकार की सममिति अरीय सममिति कही जाएगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अक्ष निर्धारित किया गया है और शरीर को बीच से काटा गया है और दोनों तरफ बराबर बराबर भागों में जीव का शरीर बट गया है और इस प्रकार की सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। तो सममिति के आधार पर हमारा जो डिफरेंशिएशन होना था वो चीजें हमने यहाँ पर क्लियर अप कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें कहा गया है भ्रूणीय स्तर के आधार पर भी यहाँ पर डिवीजन किया गया था। भ्रूणीय स्तर, भ्रूण किसे कहते हो, जब क्या होता है निषेचन क्रिया होती है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट जो होता है वो भ्रूण में परिवर्तित होता है, उसी भ्रूण का डेवलपमेंट होता है जिनसे क्या होता है, मानव के बच्चे का जन्म होता है, बच्चा निर्धारित होता है। तो भ्रूणीय स्तर जो होते हैं वो 2 तरीके से यहाँ पर निर्धारित किए गए, द्विकोरिक और त्रिकोरिक नाम से। द्विकोरिक त्रिकोरिक कुछ समय के लिए अभी आप भूलो, आप ये पहले जानो कि भ्रूणी जो स्तर है इसमें 3 प्रकार के स्तर निर्धारित किए गए हैं। बाह्य स्तर को एक्टोडर्म कहा गया है, आंतरिक स्तर को एंडोडर्म कहा गया है और मीजोडर्म है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का स्तर है। ठीक है, अब ये जो 3 स्तर हम यहाँ पर बता चुके हैं, इन 3 स्तर में से अगर शरीर सिर्फ 2 स्तर का बना हुआ है, ठीक है, शरीर में सिर्फ 2 स्तर मौजूद हैं तो वो हमारे कहे जाएंगे द्विकोरिक स्तर। ठीक है, लेकिन शरीर अगर इन तीनों स्तर के बने हुए हैं तो कहा जाएगा ये जो डेवलपमेंट है ये कैसी हो जाएगी, त्रिकोरिक हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ से भ्रूणीय स्तर पे हमने कैसे डिवीजन किया, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब हम जो संगठन देखेंगे वो हमारा हो जाएगा कैसा संगठन,
प्रगुहा के आधार पर। यहाँ पर एनिमल किंगडम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं, वो चीजें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने सम्मिति के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने भ्रूणीय स्तर के आधार पर जो डिवीजन किया गया है वो पढ़ लिया। अब प्रगुहा के आधार पर हम देखेंगे। प्रगुहा में यहाँ पर 3 तरीके की प्रगुहा निर्धारित की गई है, प्रगुही प्राणी, कूट प्रगुहिक प्राणी और अगुहिक प्राणी। यानी प्रगुहिक प्राणी की अगर हम बात करो, मीजोडर्म से आच्छादित शारीरिक गुहा को देह गुहा कहते हैं, जिसमें मीजोडर्म से आच्छादित यानी ढकी हुई शारीरिक गुहा मौजूद होती है, ऐसे जीव प्रगुही प्राणी में होंगे। लेकिन जिनमें मीजोडर्म से ढकी हुई कोई भी यहाँ पर क्या नहीं प्रेजेंट होगी, देह गुहा नहीं प्रेजेंट होगी, वो हमारे हो जाएंगे किसमें, अगुहिक प्राणी में। लेकिन यहाँ पर तीसरे टाइप का जो गुहिक प्राणी है, जैसे कूट गुहिक प्राणी आपने कहा हुआ है, इसमें जो प्राणी होते हैं उनमें जो गुहा होती है वो मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हुई पाई जाती है। ऐसी जो गुहिक प्राणी होते हैं वो कूट प्रगुहिक होते हैं। प्रगुहा के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के बांटे गए। पहले में प्रगुहिक, प्रगुहिक में जो गुहा है वो मीजोडर्म से आच्छादित है। कूट प्रगुहिक में मीजोडर्म से आच्छादित ना होकर के ये मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म में बिखरी हुई है, और अगुहिक में जिनमें शारीरिक गुहा ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से प्रगुहा के आधार पर भी डेवलपमेंट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कार्डेटा और नॉन कार्डेटा क्या होते हैं। ये भी एक नाम बहुत सुनने में आएगा। ऐसे जीव जिनमें क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, वो कार्डेट में आएंगे, कशेरुकी में आएंगे। सबसे इजी बात है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, रीढ़ की हड्डी। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होंगी वो हमारे कशेरुकी यानी कार्डेट में आएंगे। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं प्रेजेंट होंगी वो अकशेरुकी यानी नॉन कार्डेट में आएंगे। तो पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को कशेरुकी कहा जाता है। पृष्ठ रज्जु से यहाँ से रीढ़ की हड्डी से आप लेना कह सकते हो, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी वो हो जाएगी हमारे नॉन कार्डेट्स यानी अकशेरुकी। ये पॉइंट भी हमारा यहाँ से क्लियर होता है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा एनिमेलिया किंगडम। फाइनली हम अपने जंतु जगत वाली किंगडम पे पहुंच गए। जो जो इंपॉर्टेंट नाम आने वाले थे वो हमने पिछली स्लाइड में सारे कुछ पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एनिमेलिया यानी जंतु जगत क्या होता है। जंतु जगत की बात करें अगर, तो यहाँ पर हम लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे ही जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में आएंगे। एनिमल किंगडम में जितने भी जीव हैं वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं। यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका प्रेजेंट होती है, परपोषी पोषण होता है यानी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी भाई, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जंतु किंगडम में कभी भी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं प्रेजेंट होंगी। हरित लवक भी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम अपना भोजन खुद बनाते ही नहीं है। भोजन के लिए हम दूसरों पे निर्धारित करते हैं अपने जीवन को, तो ये यहाँ पर हरित लवक की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल है हम मानव, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी ले सकते हो जो कि क्या है, जंतु जगत में आते हैं। तो ये सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं, एनिमेलिया किंगडम की तरफ चलते हैं। एनिमेलिया किंगडम में 2 भागों में इनको बांटा गया है। पहला यहाँ पर है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, उनमें जो जीव हैं उनको अलग से पढ़ेंगे। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उनमें जो जीव हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं है उन जीवों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरु रज्जु विहीन यानी रीढ़ की हड्डी जिनमें नहीं पाई जाएगी उनको आप नॉन कार्डेट कहोगे। नॉन कार्डेट में जितनी चीजें आपको पढ़नी है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। कौन कौन से फाइलम है यहाँ पे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, स्केलमेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। इतनी सारे फाइलम को आपको पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, मेरु रज्जु युक्त यानी जिनमें क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी ऐसे जीव के जो फाइलम होते हैं, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग।
यानी इतना कुछ हमें पढ़ना है अपने जंतु किंगडम में। पॉरीफेरा संघ के अगर जीवों की बात करें तो सबसे पहले इनका एक डायग्राम देखेंगे, चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहली बार इसमें जितने भी जीव प्रेजेंट होंगे उनके शरीर में छिद्र होंगे। इनका जो स्तर होगा, इनके शरीर में जो संगठन का स्तर होगा वो कोशिका स्तर का होगा। सभी जीव समुद्र में पाए जाएंगे, समुद्री जीव होंगे। तो पहला पॉइंट है, इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाएंगे, समुद्री जीव होंगे। शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इस संघ के जंतुओं के शरीर भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ये स्पेस यहाँ से निग्लेक्ट कर लेना आप, अनेक के बाद चीजें यहाँ से कनेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। एग्जाम्पल में स्पॉन्जिला यहाँ पर हो जाएगा पॉरीफेरा जगत का एक, पॉरीफेरा वर्ग कहेंगे, जगत नहीं कहेंगे, जगत तो हमारा एनिमेलिया हो जाएगा। पॉरीफेरा वर्ग का एक सदस्य, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके, समुद्री जीव होंगे, शरीर पे बहुत सारे छिद्र होंगे जिन्हें ऑस्टिया कहा जाएगा, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है इनका। पॉरीफेरा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सिलेंट्रेटा की तरफ। सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो ये ऐसा वर्ग है जंतु जगत का जिनमें अधिकांश समुद्री जंतु शामिल होंगे। जितने भी जीव है उसमें अधिकांश समुद्री होंगे। शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होगा, थोड़ी डेवलपमेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। पॉरीफेरा में क्या है, पॉरीफेरा में आपका कौन सा संगठन है, कोशिका स्तर का है, लेकिन सिलेंट्रेटा से आपको ऊतक स्तर के संगठन देखने को मिलेंगे। अगुहिक प्राणी होते हैं ये, गुहा इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। द्विस्तरीय है, यानी भ्रूणी स्तर यहाँ पे दो ही चीजों का मिलकर बना हुआ है, दो ही स्तर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। द्विस्तरीय हो गया, कंफ्यूज मत करिएगा, अगुही और द्विस्तरीय का हमने डिटेल पिछली वाली स्लाइड्स में देखा हुआ है। उदाहरण में हाइड्रा और जेलीफिश। यहाँ पर डायग्राम देखिए, जेलीफिश है, जेलीफिश हमारा सिलेंट्रेटा में आता है। सिलेंट्रेटा में जितने भी जीव होंगे वो अधिकांश समुद्री होंगे, ऊतक स्तर का संगठन होगा, द्विभ्रूणी स्तर, द्विस्तरीय भ्रूणी परिवर्धन देखने को मिलेगा। अगुही प्राणी होते हैं, उदाहरण में आप हाइड्रा, जेलीफिश लिखकर आ सकते हो। अगले वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ग है हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस की अगर हम बात करें तो ये ऐसे टेप जैसे स्ट्रक्चर वाले जीव आते हैं इसमें। यहाँ पर इस संघ के प्राणियों का जो शरीर होता है ये कैसा होता है, चिपटा होता है। डायग्राम में आपको चिपटे शरीर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन्हें चिपटे कृमि भी कहते हैं, फ्लैट वर्म भी कहते हैं। शरीर चिपटा है इस वजह से इन्हें फ्लैट वर्म कहा जाता है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय यानी भ्रूणी परिवर्धन जो है वो एक्टो, एंडो और मीजो तीनों प्रकार के स्तर से हुआ होगा, परंतु इनमें देह गुहा नहीं होती है, अगुही प्राणी है ये भी। इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन है। सबसे पहला वाला कोशिका स्तर का था, फिर ऊतक स्तर का आया, इसमें अंग तक का डेवलपमेंट हो चुका है। उभयलिंगी है, यानी नर व मादा क्या है, एक ही जीव में प्रेजेंट होंगे। मादा और नर यहाँ पर एक ही जीव में प्रेजेंट होंगे, तो ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी जीव होते हैं। एग्जाम्पल में है फीता कृमि। प्लेटीहेलमिन्थिस वर्ग भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारा है एस्केलमेंथिस वर्ग। एस्केलमेंथिस की बात करें तो ये प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। अगर इनका अनुप्रस्थ काट काटा जाए तो ये हमें गोल दिखेंगे, इसी वजह से इन्हें गोल कृमि कहते हैं, गोल कृमि कहेंगे। शरीर द्विपार सममिति होगी, इसमें त्रिस्तरीय, इसमें भ्रूणी परिवर्धन होता है। कूट प्रगुहिक प्राणी है, गुहा यहाँ पर क्या है, कूट है, यानी कि बिखरी हुई है, किसमें, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म में। एक लिंगी होते हैं, यानी एक जीव में एक लिंग ही प्रेजेंट होंगे, या तो नर होगा या मादा होंगे। तो यहाँ पर हो गया एस्केरिस या वुचेरिया नाम के कृमि, जो कि आएंगे किसमें, एस्केलमेंथिस में। यहाँ डायग्राम है अपना, क्या गोल कृमि का डायग्राम यहाँ पर है। ये हमारा कौन सा जीव है, एस्केलमेंथिस वर्ग का जीव हो जाएगा। अगला यहाँ पर है एनेलिडा।
एनेलिडा की अगर आप बात करो तो यहाँ पर देखा जाए तो जो केचुआ होता है वो एनेलिडा में आएगा। एनेलिडा अगर हम यहाँ बात करें तो इनका शरीर लंबा होगा, पतला होगा, द्विपार्श्व सममिति होगी और शरीर में खंड पाए जाएंगे। डायग्राम ध्यान से देखिए, क्या ये खंड दिख रहे हैं हमें? ये सारी जो धाराएं हैं ये इनके खंड हैं। तो खंड यहाँ पर क्या होते हैं? पाए जाएंगे। यहाँ पर द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोणिक भ्रूणी परिवर्धन होगा, यानी एक्टो एंडोर मेसोडर्म में स्तर से ये निर्मित होंगे। नम भूमि में पाए जाएंगे, जल व समुद्र में भी ये पाए जा सकते हैं। वास्तविक देह गुहा वाले प्राणी होते हैं ये, यानी इनमें देह गुहा प्रेजेंट होती है। उभयलिंगी होंगे, नर व मादा एक ही शरीर में होगा। लैंगिक जनन इनमें होता है, शरीर खंड युक्त होता है, जो कि डायग्राम में आपको दिखा हुआ है। उदाहरण है इसका केचुआ। ये वाला वर्ग भी अपना कंप्लीट होता है। यहाँ से अगले वर्ग की तरफ बढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा जो है ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। यहाँ पर हम सबसे बड़े संघ की अगर बात करेंगे तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। यहाँ पर शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष व उदर, यानी सिर, धड़ और पेट 3 भागों में शरीर इनका बटा होगा। इनमें पाद जो होते हैं यानी पैर जो होते हैं वो संधि युक्त होंगे और प्रायः ये कैसे जीव हैं? एक लिंगी जीव हैं। यहाँ पर अगर डायग्राम देखोगे तो ये हमारा है क्या? एक कॉकरोच, एक तिलचट्टा, जो कि ऑर्थोपोडा में आएगा हमारा। ऑर्थोपोडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शरीर है इनका सिर, धड़ और पैर ये 3 भागों में विभाजित होता है। पैर की अगर हम बात करेंगे तो पैर में क्या होते हैं? खंड पाए जाते हैं। पैर क्या होते हैं? संधि युक्त होते हैं, जुड़े हुए खंड से बने होते हैं। यहाँ पर ये एक लिंगी होंगे, एक जीव में एक ही लिंग होगा, चाहे नर या मादा। यहाँ पे उदाहरण तिलचट्टा, झींगा मछली, ये सारे क्या हो जाएंगे? आर्थ्रोपोडा जगत के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा जगत का एग्जाम्पल यहाँ पर देकर के हमने ये चीजें क्लियर अप कर ली। अब हम मोलस्का की बात करेंगे। मोलस्का जो जगत है इसमें शरीर क्या होता है? कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं वो दूसरे सबसे बड़े किंगडम है, यानी दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा संघ हो जाएगा ये किसका? जंतु जगत का। तो प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ हो जाएगा कौन? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के बाद। अब इसमें कवच हमेशा उपस्थित होंगे, शरीर के ऊपर एक कवच उपस्थित होगा। नर व मादा इसमें क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उदाहरण में हमारा सेब घोंघा जिसे पाइला कहते हैं, ऑक्टोपस यानी बेताल मछली, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये रहा इसका डायग्राम, जो कि एक जीव का हमने यहाँ पर डायग्राम लगाया है। मोलस्का संघ भी हमारा यहाँ से क्लियर अप होता है। अब हम आएंगे इकाइनोडर्मेटा संघ में। इकाइनोडर्मेटा के जो संघ है सभी समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। शरीर की अगर हम बात करें तो बाह्य स्तर पर इनके क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंकाल उपस्थित होता है, जो इनको क्या देता है? एक हार्ड कवरिंग देता है। शरीर जो होते हैं वो अखंडित होते हैं, त्रिकोरक व देह गुहा युक्त होते हैं। देह गुहा पाई जाएगी। एक्टो एंडोर मेसोडर्म स्तर यहाँ पर क्या होंगे? इनके शरीर को निर्मित करेंगे। लिंग इसमें अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर समुद्री आर्चिन, स्टारफिश, ये सारी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर स्टारफिश का क्या हो गया? एक डायग्राम भी हमने लगा दिया। हमारा इकाइनोडर्मेटा संघ भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम आएंगे मत्स्य वर्ग में। मत्स्य वर्ग की अगर हम बात करें तो मत्स्य वर्ग हमारा कैसे होते हैं? कैसे संघ के जीव होंगे? इनमें क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी रीढ़ की हड्डी की, यानी रीढ़ की हड्डी यहाँ से हमें देखने को मिलने लग जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी वाले जो संघ होते हैं वो शुरू होते हैं।
मत्स्य वर्ग की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया, रीढ़ की हड्डी वाला वर्ग यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तक हमने पिछले जितने भी संघ पढ़े वो रीढ़ की हड्डी ना पाए जाने वाले जीव थे। अब ऐसे जीव यहाँ से पढ़ेंगे जंतु जगत में जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, यानी मत्स्य वर्ग से रीढ़ की हड्डी मिलना शुरू हो जाती है। मत्स्य वर्ग यानी मछलियां जो होंगी वो रीढ़ की हड्डी वाली जीव हैं, ये हमारी जंतु जगत में मत्स्य वर्ग में आएंगी। यहाँ पर ये कैसे जीव हैं? जलीय होते हैं, पानी में पाए जाएंगे, कॉमन सी बात है, मछलियां है तो पानी में ही पाई जाएंगी। शल्क होते हैं इनकी त्वचा के ऊपर। त्वचा के ऊपर क्या होती है? चिकनी एक शल्क प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? इनको सड़ने से बचाती है, पानी को क्या कर देती है? इनके शरीर पे रुकने नहीं देती है। शल्क प्रेजेंट होती है, शल्क से ढकी हुई इनकी त्वचा होती है। गिल्स उपस्थित होंगे, गिल्स की वजह से ये सांस लेंगे। गिल्स एक प्रकार का अंग है जो क्या होता है? जलीय जीवों में उपस्थित होता है, जिनसे ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो गिल्स उपस्थित होंगे। सममिति की अगर बात हो, द्विपार्श्व सममिति ऐसे जीवों में देखी जाएगी। धारा रेखीय होती है, यहाँ पर रेखीय धारा होती है जो शरीर को तैरने में मदद करती है। अगर आप किसी मछली को देखोगे तो धाराएं उनके शरीर पर बनी होंगी जिनसे वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। हृदय की बात करें तो हृदय में दो कक्ष होंगे, दो कक्ष प्रेजेंट होगा हृदय में, और ये ठंडे खून वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि मछलियां होती हैं। अंडे देने वाले होंगे जिनसे नए जीव बनेंगे। मछलियां क्या होंगी? अंडे देने वाली होंगी जिनसे नए जीव बनेंगे। यहाँ पर उदाहरण में शार्क, रोहू, टारपीडो, ये सारे मछलियां हैं जो कि मत्स्य वर्ग में इंक्लूडेड हैं। मत्स्य वर्ग में क्या क्या चीजें पढ़ ली? जलीय जीव होते हैं, शरीर पर सल्क होता है जो इनको ढके रहता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, हृदय दो कक्ष के बने होते हैं, द्विपार्श्व सममिति होता है, अंडे देने वाले होते हैं जिनसे क्या होते हैं? नए जीव बनते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर शार्क, रोहू, टारपीडो, ये सारे मछलियों के मत्स्य वर्ग में आने वाले जीवों के एग्जाम्पल्स हो गए। अब मत्स्य वर्ग यहाँ से खत्म होता है अपना। अगले वर्ग की तरफ पढ़ेंगे जो कि हमारा हो जाएगा उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में ऐसे जीव आएंगे जो भूमि पर भी पाए जाएंगे और जल में भी पाए जाएंगे, यानी जल और स्थल दोनों पे प्रेजेंट होंगे, ये पाए जाने वाले जीव होंगे। इसी वजह से इन्हें उभयचर जीव कहेंगे। जनन के लिए इनको हमेशा पानी की जरूरत होगी, जल की जरूरत होगी। शीत रुधिर होता है, ठंडे खून वाले होते हैं। हृदय जो होता है वो 3 कोष्ठक वाला होता है। मत्स्य वर्ग में 2 कोष्ठक होता है, लेकिन यहाँ पर उभयचर वर्ग में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। श्वास में ये गिल्स और फेफड़े इनके पास दोनों प्रेजेंट होंगे, और पानी में ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो उदाहरण में ये हमारा हो जाएगा क्या? मेढक, यानी टोड और मेढक 2 अलग अलग जीव हैं। तो यहाँ उदाहरण में हम ये चीजें लिख सकते हैं। उभयचर वर्ग यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे सरीसृप वर्ग में। सरीसृप वर्ग में ऐसे जीव आते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। रेंग के चलने वाले जीवों को हम सरीसृप वर्ग में रखेंगे, और ये ऐसे जीव होते हैं जो अधिकांश थलचर होते हैं, यानी ये जमीन पर, पृथ्वी की जो सतही क्षेत्र होती है जमीन पर, ये रेंग कर चलते हैं। शरीर पर इनके शल्क प्रेजेंट होता है, श्वसन के लिए ये फेफड़े का यूज करते हैं। शीत रुधिर, ठंडे खून वाले होते हैं। हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, 3 भागों में इनका हृदय बटा होता है। लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा जीव है इस वर्ग में जो कि 4 कक्षीय हृदय का होता है। यहाँ पर सभी जीव के हृदय में 3 कक्ष पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ मगरमच्छ ऐसा जीव है जिनके हृदय में 4 कक्ष पाए जाएंगे। इस वर्ग के जीव की बात हो रही है जिसे आप सरीसृप कहते हो। कवच की अगर हम बात करें तो कवच जो होता है ये यहाँ पर इनके अंडों पे प्रेजेंट होता है, यानी ये जो अंडे देते हैं उनके ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, एक कवच प्रेजेंट होता है। उदाहरण में सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे उदाहरण आप ले सकते हो। तो सरीसृप में ये जमीन पर रेंग के चलने वाले जीव होंगे। यहाँ पर शरीर पर शल्क प्रेजेंट होगा, श्वसन के लिए फेफड़े प्रेजेंट होंगे, शीत रुधिर होंगे, हृदय 3 कक्ष में
में बटा होगा, मगरमच्छ में 4 कक्ष में बटा होगा। अंडे जो ये देंगे उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ से अपना सरीसृप वर्ग भी खत्म होता है। अब हम अपना पक्षी वर्ग की तरफ बढ़ेंगे। क्लास खत्म होने के बहुत एंड पॉइंट पर है हम, यानी इतनी सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ ली है। अब सिर्फ 2 चीजें पढ़नी बाकी रह गई हैं, पक्षी वर्ग, उसके बाद हम लास्ट वाले वर्ग की तरफ बढ़ेंगे। पक्षी वर्ग की बात करो, सारी जो चिड़िया, बर्ड्स, ये सारी चीजें हैं, पक्षियां जितने भी हैं वो इस वर्ग में आएंगी। ये हमारे क्या होते हैं, कॉर्डेट सी हैं, यानी इनमें भी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, यानी गर्म खून वाले होते हैं ये। 4 कक्ष में हृदय बटा होगा, श्वसन के लिए फेफड़े प्रेजेंट होंगे। अस्थियां इनकी खोखली होती हैं जो इनकी बॉडी को क्या करती हैं, हल्का बनाती हैं, जिससे कि ये वायु में उड़ सकते हैं। शरीर पर इनके पंख पाए जाएंगे। आगे के जो हाथ होते हैं वो पंखों में विकसित हो जाते हैं। नर व मादा इनमें अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, कबूतर, मोर, कुछ भी आप पक्षी में ले सकते हो। तो यहाँ पर पक्षी वर्ग अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। पक्षी वर्ग में आपने सारे पक्षियों को इंक्लूड कर सकते हो। जो गर्म खून वाले होते हैं, इनका हृदय जो होता है वो 4 कक्ष का होता है, शरीर हल्का होता है। कंकालीय जो स्थिति होती है इनकी खोखली होती है, अंडे देने वाले होते हैं, और इनके आगे के जो दोनों हाथ होते हैं वो पंखों में विकसित हो जाते हैं। यहाँ नर व मादा अलग अलग होते हैं, एग्जाम्पल कौवा, कबूतर, मोर इत्यादि। अब लास्ट वर्ग की तरफ बढ़ते हैं भाई, स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग यानी ऐसे वर्ग में हम कैसे जीवों को पढ़ते हैं, जिनके पास स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। ऐसे जो जीव होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। स्तनी वर्ग में होते हैं ये सारे जीव, जिन्हें आप मैमल्स भी कहते हो। स्तनधारी वर्ग में त्वचा पर क्या होते हैं, बाल होते हैं और तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मनुष्य की त्वचा पर भी बाल होते हैं और उनकी त्वचा के ऊपर तेल ग्रंथियां मौजूद होती है, इसी वजह से स्किन आपको शाइनी शाइनी दिखती है। गर्म रुधिर वाले होते हैं, खून गर्म होता है स्तनधारी वर्ग के जीवों में। यहाँ पर दुग्ध ग्रंथियां स्थित होती हैं और बाह्य कण उपस्थित होते हैं। कान जो बाह्य कण है या बाहर की तरफ उपस्थित जो कण है वो उपस्थित होंगे। श्वसन में हम फेफड़े यूज करते हैं, फेफड़ों के थ्रू हम रेस्पिरेशन करेंगे। हमारा जो हृदय होगा वो 4 कक्षों में बटा होगा। निषेचन होता है, शिशु जो होते हैं वो क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, यानी हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एकिडीना और प्लेटिपस नाम के 2 ऐसे जीव हैं जो अंडे दे सकते हैं, बाकी सभी जीव बच्चे देने वाले होते हैं। यहाँ पर हृदय 4 कक्षों में बटा होगा। उदाहरण के लिए मनुष्य, कंगारू, हाथी, ये सारे ही स्तनी वर्ग में आएंगे। स्तनधारी वर्ग भी यहाँ से अपना कंप्लीट होता है। यानी इस पूरे चैप्टर में हमने जैव विविधता की सारी चीजें पढ़ ली। जैव विविधता से रिलेटेड हर कुछ चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्या क्या आधार है उनके, उसके बाद कैसे कैसे वर्गीकरण आगे बढ़ा। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे पढ़े। उनके अलग अलग जो जीव है वो सारी चीजें हमने इस क्लास में कवर अप कर ली। बहुत थोड़ी लंबी क्लास बन गई है, तो क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का रिवीजन पूरा इसी क्लास में आपका हो जाएगा। नोट्स में आपको कुछ नहीं बनाने, सारे कुछ स्लाइड्स आपको मिल जाने हैं। एग्जाम में अगर आप ये पॉइंट्स लिख कर आते हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सारा कुछ आपको इजी वे में समझा दिया गया है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलेंगे आपसे अपने अगले वन शॉट में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।